इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड एसडीआर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? एक प्रोसेस है फंड प्रोवाइड करने का। फंड किसको प्रोवाइड करना? एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस है। See, we all knows that exporting is one of the expensive thing for the company. If you are making the product and if you are distributing it to the domestic market, then that is a basically different thing. But if you are making the product and you're exporting it to the outside country, then it is an expensive thing. You need you required export license, documentation should be required for fulfilling all those compliances which is made by the government, right? सो एक्सपोर्ट फाइनेंस एक प्रोसेस है फंड प्रोवाइड करने का, किसको? एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट तक ले जा पाए, राइट? अगर सिंपल वर्ड में समझो तो एक मेथड है, इट इज अ कैश फ्लो सॉल्यूशन to the exporters to cater to their production and for the global transaction requirement. So इसका मतलब ये है कि ये कैश फ्लो सॉल्यूशन है एक्सपोर्टर्स के लिए, ताकि वो कैटर कर सके प्रोडक्शन को और अदर ग्लोबल ट्रांजैक्शन को, ताकि वो वर्किंग कैपिटल हो गया, या वर्किंग कैपिटल वो अमाउंट होते हैं जो अमाउंट आपके रिक्वायर्ड होते हैं डे टू डे बेसिस पर, ठीक है? तो आपका एक तरीके से जो ये एक्सपोर्ट फाइनेंस है, ये कैश फ्लो सॉल्यूशन है एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कैटर करेगा टू देयर प्रोडक्शन एंड अदर ग्लोबल ट्रांजैक्शन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, इंटरनेशनल बिजनेसमैन, ठीक है, तो सॉरी फॉर वर्किंग कैपिटल। सो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन है या फिर जो कि बिजनेसमैन है जो दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए दे रिक्वायर्ड द fund or amount and it is known as export finance, and there are some banks, जिसको मैंने बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स है आपके, ठीक है, जो कि आपके शिपमेंट में, आपके शिपमेंट के लिए, पैसे के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं, ठीक है? सो वहां यहाँ पर कितने टाइप के एक्सपोर्ट फाइनेंस हैं? तो यहाँ पर आप मान के चलिए देयर आर 6 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, एंड व्हाट आर दोस? पहला है प्री शिपमेंट फाइनेंस, प्री शिपमेंट फाइनेंस। सेकेंड है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। थर्ड है फाइनेंस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, फाइनेंस अगेंस्ट अलाउंसेस एंड सब्सिडीज। तो ये सारे आपके फाइनेंस के टाइप्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सारे फाइनेंस हैं क्या। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहला आता है आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस में सबसे पहला है दैट इज प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो इस टाइप का जो एक्सपोर्ट फाइनेंस होता है ये प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स। ये किसको प्रोवाइड किया जाता है? एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। किस चीज को परचेज करने के लिए? रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए इस टाइप के फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। सो दिस टाइप ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू द एक्सपोर्टर्स फॉर परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। यानी शिपमेंट का मतलब है जब ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रोडक्ट के ट्रांसफर होने से पहले जो प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, और जिसके लिए रिक्वायरमेंट हमें रॉ मटेरियल वगैरह की होती है, तो उसको कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है, ये एक्सपोर्टर्स को कब रिक्वायरमेंट है? जब वो प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में इसको कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। दिस पॉइंट इज क्लियर? प्री शिपमेंट फाइनेंस की जरूरत कब पड़ती है? प्री शिपमेंट फाइनेंस की जरूरत कब पड़ती है? सबको ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। बिफोर शिपिंग, बिफोर ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और जो बाकी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल परचेज करना, फिनिश प्रोडक्ट तक प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करना, ये सारे जगह पे जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो इसको कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, राइट? और ये प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो शिपमेंट करने से पहले प्रोवाइड किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, before shipment the fund which is required by the exporter, that is pre-shipment fund या pre-shipment finance, right? अब यहाँ पर एक और क्रेडिट सिस्टम है, पैकिंग क्रेडिट सिस्टम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, ये भी प्री शिपमेंट फाइनेंस में आएगा आपके।
जो एक्सपोर्टर्स हैं दे कैन अवेल ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस, ये प्री शिपमेंट फाइनेंस को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द इंपोर्टर इन फॉर्म ऑफ पैकिंग क्रेडिट। अच्छा देखो क्या होता है कि तुम लोगों ने अपने आसपास भी, घर में भी एटमॉस्फेयर, मतलब आसपास के जो आपके शॉप है ये सब में देखा होगा कि जब कोई ऑर्डर देते हैं तो थोड़ा पैसा पे करते हैं ना, ज्वेलरी बनवाते हैं तो पैसा पे करते हैं थोड़ा सा एडवांस में, कई बार ये होता है। तो सेम सिचुएशन इज विद दिस एज वेल, राइट। सो यहाँ पर जो पैकिंग क्रेडिट है, यानी जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके जो शिप करने का जो पूरा सिस्टम है, तो जो इंपोर्टर्स हैं, यानी कि वो कंट्री है जो प्रोडक्ट आपसे खरीद रहे हैं, तो इंपोर्टर्स क्या करते हैं कि वो उसके बदले थोड़ा सा पैसा है ना, अमाउंट जो है वो किसको दे देते हैं, दे आर गिविंग दैट अमाउंट टू द एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स को पैसा दे देते हैं थोड़ा सा इंपोर्टर्स एज ए एडवांस मनी। तो ये जो फंड होता है इसको कई बार जो आपके एक्सपोर्टर्स होते हैं वो यूज कर लेते हैं प्री शिपमेंट फंड को फुलफिल करने में, या उसी पैसे से अगर उनका पूरा काम हो जाता है तो दे डोंट रिक्वायर द एडिशनल फंड, बट फॉर दैट पैकिंग क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द इंपोर्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर, पैकिंग क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स जो है वो उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं प्री शिपमेंट से पहले सारे प्रोसेस करने के लिए। और अगर उन्होंने किसी बैंक से फंड ले लिया है, फाइनेंस का पूरा उनके पास फैसिलिटी हो चुका है, तो उस पैकिंग क्रेडिट से वो या तो एडिशनल काम को पूरा करते हैं या तो उस क्रेडिट का अमाउंट वो बैंक को देकर के फुलफिल कर लेते हैं अपना जो भी फाइनेंस है उनका। क्लियर हुआ? पैकिंग क्रेडिट क्लियर हो गया? समझ में आया? यस मैम। सो इसको पैकिंग क्रेडिट वो अमाउंट है जो कि इंपोर्टर्स देते हैं एट द बिफोर शिपमेंट, बिफोर शिपमेंट से पहले जो पैसा इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं पैकिंग क्रेडिट। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। अब ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस तो समझ में नाम ही से पता लग गया होगा कि ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट फाइनेंस है उसकी जरूरत तब है एक्सपोर्टर्स को जब आपका प्रोडक्ट शिप हो गया है, यानी कि ट्रांसफर होने के प्रक्रिया में है, यानी कि पहुंचने वाले प्रोसेस पर है। प्री शिपमेंट का मतलब है जो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से निकला तक नहीं है उसको कहते हैं प्री शिपमेंट। शिपमेंट आपका जो पोस्ट शिपमेंट है जब वो प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से निकल के ट्रांसफर होने की जगह पर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनवॉइस जो है दैट इज रेज्ड फ्रॉम द इंपोर्टर्स टू मेक द पेमेंट, बट दिस मे टेक अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 to 6 months and the exporters need working capital for this period to fulfill orders and export finance allow them to do so। अब देखिए क्या सिचुएशन है, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सबसे पहला सिचुएशन क्या है, देखिए यहां पर आपका प्री शिपमेंट के केस में क्या था कि जो प्रोडक्ट है वो अभी तक मैन्युफैक्चरर के पास ही है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना ही रहा है। पोस्ट शिपमेंट का मतलब है प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस में है, यानी शिप कर दिया गया है प्रोडक्ट, यानी कि वो मतलब ट्रांसफर होने के प्रोसेस में पहुंच गया है। ठीक है, तो शिपमेंट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, इस वर्ड को अगर लिखना चाहते हो शिपमेंट का मीनिंग, तो इसको हिंदी में कहीं लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। मैम तो जब शिपमेंट कर ही दिया तो उसको फाइनेंस क्यों चाहिए? ये एक तरीके से कार्गो इसको कहते हैं। ठीक है, जब माल को मतलब प्रोडक्ट को जब हम कैरी मतलब उसको हम जब डालते हैं ना शिप में, तो उस टाइम के प्रोसेस को पूरा शिपमेंट कहते हैं, यानी ट्रांसफर के प्रोसेस में। सही बता रही थी आपको, वही है वो कि जब हम किसी प्रोडक्ट को मतलब जो बोलते हैं ना कि ढोने वाला, मतलब एक तरीके से प्रोडक्ट को डाल देते हैं आपके शिप पर, तो उसको कहते हैं पोस्ट शिपमेंट। लेकिन उसमें पैसे की जरूरत बिल्कुल है, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोडक्ट को कार्गो में, कार्गो बनाने के लिए, जिसको कार्गो कहते हैं शिपमेंट को, तो उस टाइम पे आपको बहुत सारे लेबर्स की जरूरत है जो प्रोडक्ट को उसमें डालेंगे, रखेंगे। ठीक है, उस प्रोडक्ट को कैरी करके वो ले जा रहा है 2 दिन 3 दिन, तो उसमें जो कॉस्ट लगा, एडिशनल कॉस्ट, वो सारे पैसे कौन देगा? समझ में आया? ठीक है,
सो जो पोस्ट शिपमेंट है, इसका काम तब होता है जब आपका प्रोडक्ट शिप हो गया है, मतलब बन चुका है और अब वो ट्रांसफर होने के बिल्कुल प्रोसेस में आ चुका है। अब यहाँ पर जो इंपोर्टर्स है ना, एन इनवॉइस इज रेज्ड फ्रॉम इंपोर्टर्स। अब इंपोर्टर जो है वो इनवॉइस बना करके देगा टू मेक द पेमेंट, है ना। अब इंपोर्टर्स इनवॉइस देगा कि इतना मटेरियल का प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसफर होने वाला है या आने वाला है, तो उस पर्टिकुलर इनवॉइस के बेसिस पर पेमेंट उनको करना है। तो ये एक इनवॉइस जो है वो बनेगा और वो पूरा प्रोसेस में लेकिन टाइम लगता है, इंपोर्टर्स तक वो प्रोडक्ट पहुंचने का बाद भी कई बार ये टाइम लग जाता है। तो इस इनवॉइस और पेमेंट क्राइटेरिया में 6 महीना, कम से कम 3 से 6 महीना चला जाता है कि इंपोर्टर्स पैसा आपको देंगे। तो पैकिंग क्रेडिट तो आपको प्री शिपमेंट के टाइम पे मिल गया, लेकिन जो पूरा पैसा है उस पर्टिकुलर कार्गो का, उस प्रोडक्ट का, वो आपको मिलता है आफ्टर शिपमेंट, व्हेन दे विल रिसीव द प्रोडक्ट और इन द प्रोसेस ऑफ शिपमेंट। तो इस टाइम पर इनवॉइस तो रेज हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आने में 3 से 6 महीने लगेगा। तो जो भी आपके शिपमेंट के विद इन जो भी काम है, लेबर्स हैं, उनका खाना पीना, रहना, सामान रखना, सामान वहां तक ट्रांसफर करना, तो वो जो वर्किंग कैपिटल है, जो उस पूरे टाइम पे जो आपके पैसे लग रहे हैं, एक्सपेंस लग रहे हैं, उसके लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। समझ में आई बात? उसके लिए एक्सपोर्ट फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ पोस्ट शिपमेंट। कई बार जो बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइस फैक्टरिंग एक मेथड है, बिल डिस्काउंटिंग एंड इनवॉइस फैक्टरिंग एक प्रोसेस है। सुनिए क्या है ये। तो एक्सपोर्टर्स कई बार अप्रोच करते हैं बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि उनका जो इनवॉइस है ना, वो जल्दी से जल्दी पैसा जो है उनको मिल जाए, इनवॉइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो बैंकर कैन परचेज, कलेक्ट और डिस्काउंट द बिल। अब देखो क्या प्रोसेस है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। एक बिल ऑफ एक्सचेंज कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर जो बिल डिस्काउंटिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि जो बिल बन करके आपके इंपोर्टर की तरफ से आपके पास आया है ना, वो इनवॉइस जो आया है, पेमेंट से रिलेटेड इनवॉइस जो आया है, वो इनवॉइस जब आपके पास पहुंचता है तो वो आप बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो। बैंक आपको उसके बदले पैसा दे देगी। अब इंपोर्टर क्या करेगा ना, कि वो पैसा बैंक को देगा, ना कि आपको। आई बात समझ में? दिस फैसिलिटी इज देयर दैट यू कैन टेक द बिल एंड यू कैन गो टू द बैंक। उसमें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो ऐसे ही आपको नहीं दे देंगे डिस्काउंट करके। तो वो एक प्रोसेस होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स वगैरह जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो आपके उस बिल को डिस्काउंट, उस बिल को, बिल के बदले आपको पैसा दे देती है, कुछ चार्ज लेती है, पैसा दे देती है। और इंपोर्टर्स का काम क्या होता है ना, कि वो पैसा पेमेंट करेगा वो किसको, सीधे डायरेक्टली बैंक को। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? मुस्कान, दिव्या, प्यांशु, एवरीवन? मैम तो बैंक भी तो कुछ ट्रस्ट पे ही देता होगा ना पैसा, लाइक इंपोर्टर देगा या नहीं देगा? प्रोसेस, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो अब जो इनवॉइस देता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उस बेसिस पे कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन आपको पैसा तुरंत से जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो वो 2-3 महीने आप कितना वेट करेंगे, तो वो बिल डिस्काउंट करा लीजिए और उस डिस्काउंटेड बिल पे आपको पैसे मिल जाएंगे। और वो फिर इंपोर्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बिल को जाकर के देना, वो अमाउंट देना बैंक को। तो इसको कहते हैं आपका बिल डिस्काउंटिंग। समझ में आया? व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग? इफ यू ऑल वांट टू राइट अबाउट इट, राइट इट। बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग, राइट? इज अ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। तो ये बिल डिस्काउंटिंग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही होता है। बिल डिस्काउंटिंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी in which a company unpaid invoices, in which a company unpaid invoice, unpaid मैंने बोला था ना कि जो invoice है जो आपको मिल चुका है लेकिन वो unpaid है, क्योंकि it is going to take 3 to 6 months for that, right? So bill discounting एक trade related activity है in which companies unpaid invoices which are due to be unpaid, which is due to be paid. Bill discounting is trade related activity in which a company's unpaid invoices which are due to be paid at a future date, यानी उसका उस इनवॉइस पर ना एक फ्यूचर डेट मेंशन होगा
कि आपको इतने तारीख को इस पर्टिकुलर आपकी कार्गो का पैसा मिल जाएगा, इस प्रोडक्ट का पैसा मिल जाएगा, तो वो एक इनवॉइस रेस करके इंपोर्टर दे देता है कि भाई इतना तारीख को देंगे। 2 महीने बाद का डेट अगर उसमें लिखा है तो इसका मतलब जो पेमेंट होगा इट विल टेक 2 मंथ, 2 महीने तक में पेमेंट हो जाएगा। 2 महीना अगर आपने टाइम दे दिया है कि इस डेट, दिस इज द लास्ट डेट इन विच यू विल गेट द पेमेंट, मतलब विद इन दैट डेट यू विल गेट द पेमेंट, तो विद इन 2 महीने के विद इन जो भी डेट रहेगा, जैसे अभी मार्च है और अगर हमने मई का डेट लिख दिया तो मई तक में आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में या तो ये होगा या तो मेंशन होगा कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट यू विल गेट द पेमेंट, और आपको फाइनेंस या पैसे की जरूरत अर्जेंट में है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेल दिस इनवॉइस, you can sell this invoice to the financier or the financial institution. तो लिख लीजिए, bill discounting is a trade related activity in which companies unpaid invoices which are due to be paid at the future date, which is due to be paid at a future date, are sold to a financier, are sold to the financier. यानी आप किसी बैंक को सेल कर दो या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो इनवॉइस बेच दो, अब उस इनवॉइस पे जो भी पैसा है वो बैंक रिसीव करेगा डायरेक्ट। अगर उसपे एक 5% इंटरेस्ट भी तो वो भी बैंक को जाएगा, ठीक है। मैंने कहा था ना, जो चार्जेस को अगर उस पे 5% इंटरेस्ट के साथ आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करने की बात हो रही है तो 5% जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक रख लेगी, क्योंकि बैंक से आपने पहले ही पैसा एज अ डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंट या बिल को सेल करके आपने ले लिया है। आई बात समझ में एवरीवन, व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग? Class, everyone, this point is clear, and everyone turn on your camera as well. Next one is post shipment finance में आपका bill discounting and invoice factoring आएगा, और आपका प्री शिपमेंट फाइनेंस जो शिपमेंट से पहले जो पैसे की जरूरत होगी, पैकिंग क्रेडिट जो एडवांस वगैरह पैसा आएगा आपके इंपोर्टर से, पोस्ट शिपमेंट में जब कार्गो जो है रेडी है ट्रांसफर करने के लिए और वो आपके प्रोडक्ट को, मतलब जो गुड्स है उसको आपने शिप पर रख दिया, मतलब कि चढ़ा दिया इन शॉर्ट, ठीक है, तो वो हो गया पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, और उसका जो इनवॉइस आएगा उसको आप डिस्काउंट करा सकते हो अपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल्स। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है, अगर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, अगर हम बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अगर हम बहुत सारी कंट्रीज में अगर हम एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो ये जो एक्सपोर्टर्स हैं कैन ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बैंक अगेंस्ट दूस बिल सेंट फॉर द कलेक्शन। तो ये जो यहाँ पर जो बिल की बात हो रही है, ये बिल वो बिल है जो आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए बनाया गया है, रेज किया गया है। तो इन केस अगर एक्सपोर्ट आप डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हो और एक्सपोर्टर्स जो है उसको लोन किस बेसिस पे मिल सकता है बैंक से, अगेंस्ट दूस बिल्स सेंट फॉर द कलेक्शन। जो बैंक है वो जनरली एग्री होगी फाइनेंस प्रोवाइड करने की एक्सपोर्ट बिल्स पर, और विच इज रिपेड बाय गारंटिंग कंपनीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इन दिस केस आप समझो क्या है ये सिचुएशन। ये जो एक्सपोर्ट बिल्स होते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाले हो तो यहाँ पर इस एक्सपोर्ट बिल को क्रिएट किया जाता है। इसको लिखो एक्सपोर्ट बिल्स क्या है, उसके बाद फिर इस पॉइंट को फिर से बताती हूँ। लिखिए एक्सपोर्ट बिल्स, राइट, एक्सपोर्ट बिल्स लिखिए। एन एक्सपोर्ट बिल फॉर कलेक्शन इज अ वे ऑफ ट्रेड फाइनेंस। An export bills for collection is a way of trade finance whereby an exporter approaches bank to control document movement and release। मैम छूट गया मैम। हाँ, an export bill for collection, an export bill for collection is a way of trade finance whereby an exporter approaches bank to control document
movement, document movement and release them, and release them, and release them. अच्छा, यहां पर ये पॉइंट समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका एक्सपोर्ट बिल है, जो आपका एक्सपोर्ट बिल है, वो एक्चुअल में वो बिल होते हैं जो एक्सपोर्ट के टाइम पर एक्सपोर्टर्स रेज करते हैं कि भाई इंपोर्टर्स को इतना गुड्स प्रोवाइड करना, यहाँ प्रोवाइड करना, इस कंट्री में प्रोवाइड करना। आपने मल्टीपल बिल्स बना लिए, बनाते हैं ना, बिल बना लिया, एक्सपोर्ट के लिए बिल बना लिया। इनवॉइस में और बिल में अंतर है। इनवॉइस जो होगा वो इंपोर्टर से आता है जब उनको प्रोडक्ट रिसीव होगा और वो शिपमेंट के प्रोसेस में होता है। पोस्ट शिपमेंट के मतलब पोस्ट शिपमेंट मतलब जो प्रोडक्ट शिप होने वाला है, तो वो शिपमेंट के प्रोसेस के टाइम पे वो इनवॉइस रेज किया जाता है ताकि वो पेमेंट जो है आपको वो कब मिलेगा वो मेंशन होता है उस इनवॉइस में। ये जो बिल होगा, एक्सपोर्ट का बिल होगा कि आपने कितना पैसे का एक्सपोर्ट किया है। जैसे आपने 20,000 रुपए, 20 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हो आप कनाडा में, 25 लाख का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, 15 लाख का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। आ रही है बात समझ में? ये सारे 3 जगह पे आप अलग अलग अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब बैंक को कह रहे हो कि मुझे पैसा दे दो, तो बैंक कह रही है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, वो एक्सपोर्ट बिल जो आपके पास है ना कि कितने कितने पैसे का और कहाँ कहाँ आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे हो, वो सारे बिल्स मुझे दे दीजिए। अब वो एक्सपोर्ट बिल जब उनको ट्रांसफर हो गया तो उस सिचुएशन में वो एक गारंटी की तरह काम करेगा कि आगे चल के अगर आपने पेमेंट नहीं किया, लोन का पैसा पेमेंट नहीं किया, आपने लोन 50 लाख उठाया और आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो उस एक्सपोर्ट बिल के बेसिस पर वो इनवॉइस जो है ना, दूसरे जो कंट्री वाले जो इंपोर्टर्स है वो आप उस बिल के बेसिस पर आपको इनवॉइस की पेमेंट कर देंगे, इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे, पेमेंट प्रोवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? तो एक्सपोर्ट बिल जो है ना, उसने आपके पूरे एक्सपोर्टिंग प्रोसेस को ही कंट्रोल कर लिया बैंक ने एक तरीके से। अब कब कौन सामान पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है, वो सब बैंक को पता है और वो सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है वो बैंक के पास आ गया, क्योंकि उसने पूरा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट का आपका कंट्रोल कर लिया। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ये एक रीजन है कि आपका जो एक्सपोर्ट बिल जो है उसके बेसिस पर जब आपको बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, आपको पैसे दे रही है, तो इसको हम कहते हैं आपका फाइनेंस्ड अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल्स। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप डिफरेंट कंट्रीज में, जो एक्सपोर्टर्स है वो लोन उसको मिलेगा बैंक से अगेंस्ट दूज बिल्स सेंट फॉर द कलेक्शन। उस बिल्स के अगेंस्ट जो आप कलेक्शन के लिए आपने भेजना है, बिल मतलब कलेक्शन के लिए, मतलब अपने इनवॉइसेस को कलेक्ट करने के लिए जो आपको भेजना है, उस बेसिस पर वो आपको वो अपना सारा डॉक्यूमेंट बैंक को दे दिया। अब बैंक जो है वो एग्री होगी टू फाइनेंस दीज एक्सपोर्ट बिल्स which will repaid by guaranteeing companies in the case of default। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो भी खर्च हो रहा है, जो भी पैसा लग रहा है, जो भी आपने बिल बनाया है, कितने रुपए का जाना है, इधर जाना उधर जाना है, वो सब बैंक ने एज अ कोलेट्रल रख लिया है अपने पास। उसको जहां जहां पेमेंट करना होगा बैंक खुद पेमेंट करेगा। वो आपको या तो लोन दे देगा तो आप पेमेंट कीजिए अपने सारे खर्चे को, या तो बैंक आपके बिहाफ में भी खर्च कर सकता है। ठीक है, लेकिन कलेक्शन ऑफ मनी भी जो होगा ना वो बैंक के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइनेंस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल्स। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन क्लास क्लियर? यस मैम, एक बार लिखवा दीजिए। हाँ लिख लो, फाइनेंस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल्स में लिखिए, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, इन केस of export to different countries, the exporters can obtain a loan from the bank. The exporters can obtain a loan from the bank against those bills sent for the collection. The exporters can obtain a loan from the bank against those bills sent for collection. Against those bills sent for collection. The bank generally agree to finance these export bills. The banks generally agree to finance these export bills
which will be repaid by guaranteeing companies in case of default, by the guaranteeing company in the case of default, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम फाइनेंस अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ बिल। अब नेक्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग, LOC, डिस्काउंटिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब लिखिए लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट एवरीवन। लेटर ऑफ क्रेडिट, लिखिए LOC क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट लिखिए। ये एक डॉक्यूमेंट है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट sent from a bank or financial institute. A letter of credit is a document sent from a bank or financial institute that guarantees. A letter of credit is a document sent from a bank or financial institute that guarantees that a seller will receive a buyer's payment. A seller will receive buyer's payment on time and for the full amount. The letter of credit is a document sent from a bank or financial institute, that guarantees that seller will receive a buyer's payment on time and for the full amount. Buyer's payment on time and for full amount. अब देखो तुम्हें कहानी बताती हूँ। मान लो यूएसए है और इंडिया है, ठीक है। यूएसए को इंडिया ने 500 करोड़ 500 मतलब मान लो कि 5 लाख का सामान एक्सपोर्ट किया। इंडिया ने किसको एक्सपोर्ट किया? अमेरिका, यूएसए, ठीक है। अब यूएसए ने क्या किया कि उसने लेटर ऑफ क्रेडिट का यूटिलाइजेशन किया, और लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से बनता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसने बैंक से बनवा करके बैंक ही ट्रांसफर करेगा, यानी बैंक में बनवा लिया और बैंक अब उस लेटर ऑफ क्रेडिट को इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, उस कंपनी को जिसने एक्सपोर्ट किया, ये कहकर कि बैंक ने गारंटी ले लिया उस इंपोर्टर का कि ये भाई ये आपको कंपनी पैसा पे करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं बैंक हूं, मैं गारंटी लेता हूं। तो इसके लिए वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो देंगे एक्सपोर्टर को। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक डॉक्यूमेंट है जो सेंट यानी भेजा जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा गारंटी देने के लिए सेलर को यानी एक्सपोर्टर को गारंटी देने के लिए कि जो बायर है ना यानी कि जो यूएस है ना वो आपको पैसे देगा, पूरा देगा और प्रॉपर टाइम पे देगा। तो इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। आई बात समझ में एवरीवन? ऑनलाइन क्लास बैंक क्यों गारंटी लेगा? क्यों नहीं लेगा गारंटी? वो कुछ पेमेंट और ये कुछ आपको देना पड़ता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो लेगा आपको, जैसे डॉक्यूमेंट बिल वगैरह कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उस बेसिस पर वो लेगा। और लेटर ऑफ क्रेडिट इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। लाइक आप बहुत लॉन्ग टाइम से अगर उनके आपका अकाउंट उसी में है, आपका अकाउंट उसी बैंक में है, उसी बैंक में आपका सारा ट्रांजैक्शन होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और उसी बैंक के थ्रू अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाओगे तो क्यों नहीं लगा गारंटी को? आई बात समझ में मनी? यस मैम। ठीक है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है एक तरीके से ये एक गारंटी का डॉक्यूमेंट है जो प्रोवाइड किया जाता है इंपोर्टर के द्वारा, लेकिन इंपोर्टर खुद ना करके वो बैंक भेजती है। तो एक्सपोर्टर जो है वो लोन भी ले सकता है एलसी के अगेंस्ट यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के अगेंस्ट, जो सिक्योरिटी दे रहा होता है कि भाई पैसे जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो कई बार शिपमेंट के पोस्ट शिपमेंट के बाद भी आपको मिलता है एज अ कि हाँ भाई आप दिखा सकते हो कि लेटर ऑफ क्रेडिट है और इस बेसिस पर अब आप मुझे
पोस्ट शिपमेंट के लिए लोन दे दीजिए, या मुझे लोन चाहिए, तो बैंक उस लेटर ऑफ क्रेडिट को देखेगा कि हाँ भाई इनको गारंटी तो दे दिया है इस पर्टिकुलर बैंक ने, तो बैंक को पता है कि अगर बैंक गारंटी दे रहा है तो पेमेंट होना ही होना है, तो उस बेसिस पर, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर भी बैंक आपको लोन दे सकती है एक्सपोर्ट का काम के लिए। आई बात समझ में क्लास? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। तो मैम ये भी तो टाइप्स ऑफ फाइनेंस में आएगा ना? हाँ, आपका ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हुआ एक तरीके से, जहां पर इंपोर्टर दे रहा है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, लेकिन इनवॉइस जो होता है ना वो आपके इंपोर्टर देते हैं आपको। जैसे इंपोर्टर मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी इंपोर्टर है, वो आपको इनवॉइस देगा, लेकिन यहाँ पर ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक दे रहा है आपको, गारंटी दे रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंस अगेंस्ट अलाउंसेस एंड सब्सिडीज। फाइनेंस अगेंस्ट अलाउंसेस एंड सब्सिडीज लिखिए, लोन अगेंस्ट फाइनेंसेस एंड सब्सिडीज। अब यहां पर पॉइंट ध्यान देने वाली है कि कई बार गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है सब्सिडीज टू द एक्सपोर्टर्स टू इनेबल देम टू सेल द गुड्स एट द रिड्यूस्ड प्राइस टू इंपोर्टर्स। तो कई बार क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट तो हमारी कंट्री में ऐसे भी उसको प्रमोट किया जाता है इंडिया में, तो कई बार बहुत सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट हर जगह पे बेनिफिशियल होता है एज कंपैरिजन टू द इंपोर्ट, राइट। तो कई बार गवर्नमेंट भी क्या करती है, वो प्रोवाइड कर देती है आपको कुछ फैसिलिटीज या कुछ सब्सिडीज दे देती है, फंड दे देती है, जैसे 2 लाख का सब्सिडीज दे दिया आपको, ठीक है। तो वो पैसे से आप क्या कर सकते हो कि आप रिड्यूस्ड कॉस्ट में इंपोर्टर को भी गुड्स प्रोवाइड कर सकते हो, और अपना जो भी छोटा मोटा जो आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सकते हो। या लोन के ऊपर अगर सब्सिडीज मिला, तो मान लीजिए 10 लाख का लोन मिला और 2 लाख सब्सिडी मिल गया, तो 8 ही लाख रुपए आपको रीपेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी कई बार अलाउंसेस और सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड कर देती है किसको, आपके एक्सपोर्टर्स को, ताकि स्मूथली वो प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री तक एक्सपोर्ट कर पाए और इंपोर्टर को भी लो कॉस्ट में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। सो एक्सपोर्ट फाइनेंस जो है ये क्लियर हो गया सबको? एक्सपोर्ट फाइनेंस, एवरीवन दिस पॉइंट इज क्लियर? टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस, किस टाइप के एक्सपोर्ट फाइनेंस होंगे? प्री शिपमेंट फाइनेंस, यस मैम। हाँ ठीक है, प्री शिपमेंट फाइनेंस, post shipment finance, then the next one is finance against collection of bills, then discounting letter of credit, and finance against allowances and subsidies. So on the basis of all these things the export finances will be made, ठीक है। types of export finance clear हो गई? सबको समझ में आ गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ठीक, ओके। तो सबसे पहला तो वो पता ही है, तो और भी बहुत सारे रीजन है। ये तो एक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर के लिए फाइनेंस की जरूरत हुई, उसके अलावा कई बार आपको एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। टू एस्टैब्लिश अ न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस विद सिक्योर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको जरूरत हो सकती है फाइनेंस की, राइट? क्लियर हो गया मैम? ये सिर्फ एक्सपोर्ट के रिलेशन में ना? हाँ, आपकी टू एस्टैब्लिश अ न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस विद सिक्योर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आपको फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। टू कैटर द बिजनेस वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको डे टू डे आपके जो एक्सपोर्ट कंपनी में खर्चे हैं और आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो जो उसमें खर्चे आ रहे हैं, उसके लिए फाइनेंस की जरूरत हो सकती है। अगर आप अपनी एक्सपोर्ट कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हो, दूसरे कंट्री में उसके ऑफिस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना है, अपनी कंपनी को आपको एक्सपैंड करना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए, तो एक्सपोर्ट फाइनेंस इज कंप्लीटेड। लेट्स मूव टुवर्ड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। व्हाट इज एसटीआर, व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड दैट। इसकी कहानी बताती हूँ कि इट वाज स्टार्टेड, आईएमएफ जो था, इट वाज बेसिकली कम फ्रॉम द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से ये एक रिजल्ट है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लाया गया। आप लोगों को पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दैट बेसिकली किस ड्यूरेशन में था? इट वाज फ्रॉम 1939 टू 1945। 45 सो मेनी कंट्रीज जो थे, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो लगभग खत्म हो चुके थे, उनकी में पॉवर्टी बहुत ज्यादा आ चुका था, गरीबी, कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम, उजड़ गए थे, इन शॉर्ट बहुत सारे कंट्रीज। तो ऐसे सिचुएशन में
आपके कुछ गवर्नमेंट ने मिलकर के, एलीट गवर्नमेंट ने मिलकर के, एलीट गवर्नमेंट यानी दो था, एक एक्सेस और एक एलीट, दो बेसिकली दो के बीच में लड़ाइयां चल रही थी। तो जो एलीट गवर्नमेंट थे जिसमें यूएसए वगैरह थे, उन्होंने बेसिकली ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किया न्यू हेमिस्फीयर में, और उसकी वजह से ये पोस्ट वॉर मतलब इसको आईएमएफ को फिर लाया गया आपके 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था। आईएमएफ जो था इट वाज एस्टैब्लिश इन द 1944 लिखा है ना सर ने, 44 लिखा है 45 लिखा है? 1 मिनट मैम, 1944 होना चाहिए, इसको लाने की बात 1944 में हुई है, बट इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 1947। 45 एंड 47 देख लेना एक बार उसको, ठीक है। और ये काम करना, इसका जो फाइनेंशियल ऑपरेशन इसने जो काम करना शुरू किया है, यानी इसको लाया गया, आईएमएफ को स्टैब्लिश किया गया 1945 में, 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1945 में, और इसका काम जो इंप्लीमेंट हुआ है, ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, दैट इज फ्रॉम द March 1st 1947। सो दिस इज अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 29 कंट्रीज ने स्टार्टिंग में आईएमएफ में साइन किया, सिग्नेचर किया, और उस समय अभी देयर वर 184 मेंबर्स कंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ 2005। स्टार्टिंग में जब ये एग्रीमेंट बना तो इसमें लगभग ओनली 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 29 कंट्रीज ने इसको साइन किया, और लगभग 184 कंट्रीज जो थे एट द बिगिनिंग ऑफ 2005 में, लगभग 184 कंट्रीज बन चुके थे आईएमएफ के। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये आपके पूरे इंटरनेशनल मनी कोऑपरेशन पे काम करती है, फैसिलिटेट करती है एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ फॉर द इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल है, फाइनेंशियल सिचुएशन मेंटेन करना, फाइनेंशियल कंडीशन मेंटेन करना कंट्रीज का, उस पे काम करती है, दूसरे कंट्रीज की इकोनॉमीज पे काम करती है, जो इकोनॉमी जिसका बहुत पुअर है उसके बेसिकली इकोनॉमीज को बेटर करने के लिए भी आपका जो है ये पैसा लेंड करती है, प्रोवाइड करती है, लोन देती है, राइट। उसके अलावा आप इसमें आपका ये प्रमोट करती है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो आपकी करेंसीज के साथ होता है, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। मल्टीलेटरल जब इफ यू आर डीलिंग विद मोर देन वन कंट्री, जब आप 2-3 कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब कर रहे हो, तो उसके पेमेंट से रिलेटेड काम के लिए भी आपके आईएमएफ काम करती है। तो खैर इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं विच वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से शुरू करेंगे और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स तक समझेंगे क्या क्या फंक्शंस है और ये कैसे काम करती है। उसके बारे में हम समझेंगे कि एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग यानी पैसे को लेने का क्या राइट है कुछ कंट्रीज के पास, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? नो मैम। नो। चलो लेट्स स्टार्ट। रोल नंबर 1 to 10 बैच 1। roll number, I'm asking the attendance class 10 मैम। 11 to 20, 21 to 30, मैम 19। 19, मैम 21।
31 to 40, 21 मैम. हाँ हो गया. 31 to 40, 41 to 50. Okay. Next, anyone from batch 1? Batch 2, roll number 1 to roll number 1, Yes, ma'am. 3, 4. मैम ठीक है हो गया. 3, 4, 5, 6, Ma'am, 6. 7, Present, ma'am. 8, 9, Ma'am, 6. 7. 6. हो गया दिव्या. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, ma'am. 10, 11, 12, 13, 14, Yes, ma'am. 14. 16, यस मैम. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Yes, ma'am. 26, 27, 28, 29, यस मैम. 29, 30. Okay. Anyone have any doubt in any of the point, whatever we discussed? No, ma'am. Okay. See you.